मुगलों और अंग्रेजों के अन्याय के अंतिम वारिस के रूप में इज्जत के लुटेरों का शहंशाह अशोक गहलोत राजस्थान को शरीफ परिवारों की महिलाओं के लिए किस प्रकार नरक बना दिया गया है, उसकी वजह और सबूत आपके सामने लेकर आया हूं। लूट, भ्रष्टाचार और महिलाओं में भय ये कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। इसके लिए अशोक गहलोत ने पूरे 5 साल लगाए हैं। जब किसी नेता को जनता नकार देती है तो वह नेता किस प्रकार अपराधियों का साथ लेता है, यह प्रमाण आपके सामने आने वाला है। मुझसे जुड़े हुए सभी लोग यह जानते हैं कि एक गैंगरेप की घटना जिसमें डकैती भी हुई, अपहरण भी हुआ, महिलाएं, बच्चे और उनके साथ इतना जबरदस्त रात के 2:30 बजे अन्याय किया गया, उस अन्याय में सीआईडी सीबी ने 29 लोगों को मुलजिम माना और उनकी गिरफ्तारी की स्टेज आ गई। लेकिन यह इज्जत के लुटेरे अशोक गहलोत के लिए काम करने वाले लोग थे। चाहे सीआईडी सीबी ने 4 बार उनको मुलजिम मान लिया हो तो भी अशोक गहलोत ने उनको बचाने का काम किया। जब इज्जत के लुटेरे और पुलिस और अशोक गहलोत सभी कोर्ट के ऑर्डर में कटघरे में आ गए तो सत्ता के बाप ने कहा चिंता मत करो, कोर्ट कुछ भी ऑर्डर करे, पालना तो हमको करनी है ना, तो कोर्ट के ऑर्डर को हम मानेंगे ही नहीं। सत्ता में आते ही लूट और भ्रष्टाचार के लिए अपराधियों को खुला छोड़ा गया। और जब अपराध बढ़ता है, लूट होती है, तो केवल भ्रष्टाचार ही नहीं होता है, उसके साथ कई सारे अपराध होते हैं। उसमें महिलाओं के साथ अन्याय सबसे पहले होता है। यह काम एक जगह नहीं, पूरे राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा था। उनमें से एक मामले में इज्जत के कई लुटेरे डकैत जो है वो पहले से सीआईडी सीबी में फंसे हुए थे। उन्होंने शहंशाह को कहा कि आप हमको बचाइए, हम इनसे बढ़िया रिजल्ट देंगे। चाहे सीआईडी सीबी ने बलात्कार में, डकैती में, अपहरण में, जानलेवा हमला में कई बार मुलजिम मान लिया हो 29 लोगों को, मगर अशोक गहलोत ने सीआईडी सीबी के उसी अफसर से वो गलत काम कराया जो पहले 29 लोगों को गैंगरेप, अपहरण, डकैती, जानलेवा हमले में मुलजिम मान चुका था, डकैती के सामान बरामद कर चुका था, अपहरण करके 200 किलोमीटर दूर महिलाओं, बच्चों को पीछे हाथ बांधकर जब ले जाया जा रहा था उनकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कलेक्ट कर चुका था। जिन आरोपियों ने घटना की थी उनके बयानों में वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत सारे तथ्य फाइल पर आ चुके थे। अशोक गहलोत ने अभियोजन स्वीकृति नहीं देकर न केवल भ्रष्टाचारियों को बचाया, उसने रेपिस्टों को, डकैतों को, अपहरणकर्ताओं को, जानलेवा हमला करने वालों को बचाया। और इसका परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम यह रहा कि कोर्ट ने अशोक गहलोत, नेताओं, पुलिस वालों के खिलाफ और इन रेपिस्टों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया। ये कोई छोटा मोटा आदेश नहीं था, ये 2.5 पेज का डिटेल्ड ऑर्डर था और उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि इन बलात्कारियों को पुलिस ने, नेताओं ने मिलकर बचाया है, कानून की धज्जियां उड़ाई है। अब बारी आती है कि इस मामले में न्यायालय में वकील के रूप में पैरवी करने वाले गोवर्धन सिंह को फंसाना है। तो इनको फिर से वो बलात्कारी याद आते हैं और उन बलात्कारियों से एक मुकदमा, कौन सा बलात्कारी? देखिए, राजकुमार गट्टाणी, जिसको गैंगरेप, अपहरण, डकैती में सीआईडी सीबी ने कई बार मुलजिम माना था, वह मेरे खिलाफ एफआईआर करा था जबकि मैं उसको शक्ल से ही नहीं जानता। उस एफआईआर में 11 दिन तक मुझे पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, जेल भेजा जाता है। एक एफआईआर और, जिस बलात्कारी को सीआईडी सीबी ने मुख्य मुलजिम माना था, सतवीर कुड़ी, उसकी तरफ से भी जयपुर शहर में एक एफआईआर झूठी दर्ज कराई जाती है। तीसरा बलात्कारी सुरेंद्र बेनीवाल, उसका सगा भाई भंवर सिंह बेनीवाल जयपुर शहर में तीसरा मुकदमा कराता है और कहता है गोवर्धन सिंह ने पिस्टल दिखाई, धमकाया कोर्ट के अंदर। इन्हीं बलात्कारियों के षड्यंत्र से एक मुकदमा और दर्ज होता है। उसमें कहते हैं कि गोवर्धन सिंह ने जिस मामले में पैरवी की उसमें एक व्यक्ति के सिग्नेचर सही नहीं थे, उसमें भी पुलिस कस्टडी, 10 दिन की जेल, वो सारे काम होते हैं। लेकिन कागजात कहते हैं कि गोवर्धन सिंह ने वह दावा पेश ही नहीं किया था। इन्हीं बलात्कारियों के शह पर एक मुकदमा गोवर्धन सिंह खिलाफ दर्ज होता है हत्या का 302 आईपीसी में, और बाद में पता लगता है कि जिसकी हत्या का मुकदमा है वह तो जीवित है। यह सब क्यों हो रहा था? यह सब इसलिए हो रहा था कि मैं कोर्ट में नहीं पहुंच पाऊं, कोई गरीब महिला, पीड़ित बेटी, मां, बहन मेरे तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यह काम तो केवल एक नहीं था ना, राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा था ना। भ्रष्टाचारियों के सारे नेटवर्क के निशाने पर मैं आ गया था और विपक्ष बोलने को तैयार नहीं था। मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे मित्रों ने ये सारे कष्ट उठाए एक पीड़िता के लिए, उस पीड़िता की पैरवी करने के लिए। मैं उस पैरवी में लगा और मेरे खिलाफ जब षड्यंत्र हुआ
तो अशोक गहलोत ने करोड़ों रुपए स्पेशल वकील नियुक्त करके लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दिए। जब आरटीआई मांगी गई तो सूचना नहीं दी गई, लेकिन पता चला है लगभग 100 करोड़ रुपए इन्होंने स्पेशल वकील के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर नीचे अनिल चौधरी तक पेमेंट किया है, केवल एक व्यक्ति को दबाने के लिए। क्योंकि अशोक गहलोत को लगता था अगर इस व्यक्ति को नहीं दबाया तो ऐसे और लोग खड़े हो जाएंगे और इन अपराधियों का हौसला टूटते देख पूरे राजस्थान के अपराधियों का हौसला पस्त हो जाएगा। अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते तो यह सत्ता कैसे बनी रहती? विधायकों को धमकाने वाली सत्ता, अपराधियों के दम पर चलने वाली सत्ता, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाली सत्ता, भ्रष्टाचार के द्वारा धन कमाने वाली सत्ता, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली सत्ता, यह मुगलिया अंदाज में किया गया काम राजस्थान को नरक तक पहुंचाने में सक्षम था। 121 दिन पुलिस कस्टडी सहित पूरे 9 महीने में जेल में रहकर आया हूं और मुझे जेल में भेजने का काम इन्हीं इज्जत के लुटेरों सहित अन्य अपराधियों के द्वारा कराया गया, जिनका भ्रष्टाचार और अपराध मेरे द्वारा खोला गया। किसके दम पर? उसी सत्ता के दम पर जो सत्ता जनता ने दी थी। और जनता अगर ठीक समझती है तो अब इन सब लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम भी आपको करना पड़ेगा। जब ये अंग्रेजी हुकूमत के आखिरी वारिस सत्ता में नहीं रहेंगे तो न्यायालय के सामने भी ये खेल नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे वादा भी करता हूं कि वो सारे सबूत न्यायालय के समक्ष मैं ला कर दूंगा ताकि न्यायालय इनको दंडित कर सके। पुलिस वाले भी काम करना चाहते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में वो क्या करे? परिस्थितियां बदलने पर वह भी ठीक काम कर पाएंगे। अब केवल गिने चुने दिन बचे हैं, हम पर ये और तेज गति से अत्याचार करेंगे, लेकिन आपको और हमको टूटना नहीं है। सभी शरीफ परिवार आगे आए और जिस प्रकार आजादी से पहले मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार इज्जत के लुटेरों के शहंशाह को भी सत्ता से बाहर कर हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।